नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। यहाँ पर से हम इतिहास को और भी आसान शब्दों में समझ सकते हैं, क्योंकि आधुनिक इतिहास जितना आसान है उतना ही ज़्यादा पेचीदा भी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं और आपको केवल और केवल इन फैक्चुअल चीज़ों को समझकर याद रखना है और परीक्षा तक आपको बराबर टेक्स्ट वगैरह आपको देते रहना है। तो यहाँ पर देखो, हम ब्रिटिश अर्थव्यवस्था यहाँ पर समझेंगे और हम यहाँ पर इनकी भू राजस्व व्यवस्था जो है उसको देखेंगे, और साथ ही साथ ब्रिटिश काल में कृषि का वाणिज्यकरण किस प्रकार से इन्होंने किया वो भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम भू राजस्व व्यवस्था में इन्होंने किन किन तरह की जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है या फिर जो रैयत बाड़ी है, जो महालवाड़ी है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी प्रणाली, इस्तेमारी बंदोबस्त भी इसको कहते हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त। तो इसमें क्या था? तो भूमि का स्वामी जमींदार को इसमें माना गया और भूमि को क्रय विक्रय योग्य बनाया गया, ठीक है। और इस प्रणाली में कंपनी का हिस्सा 10/11 भाग और जमींदार का हिस्सा 1/10 भाग था। यानी कि 110 रुपये अगर टैक्स लिया है तो 100 रुपये टैक्स सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार लेगी और सिर्फ 10 रुपये बचेगा जमींदार के पास। तो क्या आपको लगता है जमींदार इतना ईमानदार होगा कि वो सिर्फ 10 रुपये यानी कि सिर्फ 1% के लिए इतनी ज़्यादा मगजमारी करेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार इस व्यवस्था में आगे चलकर हमको देखने को मिलता है। और जमींदार के नीचे और जमींदार, उसके नीचे और जमींदार, ऐसी अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचारपूर्ण व्यवस्था बन जाती है कि लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। भाग यह 1793 में यह व्यवस्था स्थायी कर दी गई और हम देखते हैं कि जो कॉर्नवालिस रहता है वह इस व्यवस्था को लाता है और वह इस व्यवस्था को स्थायी करता है। अब सार्वजनिक उपयोग की भूमि कंपनी के नियंत्रण में रखी गई और इस व्यवस्था की शुरुआत 1790 में 10 वर्ष के लिए की गई थी और 3 वर्ष में इसके प्रभाव दिखने लगे, तो 1793 ईस्वी में ही इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया। अब इसे किन क्षेत्रों में लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस डिवीजन, जो उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र है, इसमें यह लागू किया गया। और ये ब्रिटिश साम्राज्य के, जो तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके 19% भारत पर, 19% ब्रिटिश भारत पर यह व्यवस्था लागू थी। और यहाँ पर सूर्यास्त का सिद्धांत इन्होंने दिया दिसंबर 1793 में। इसका क्या मतलब था कि भैया आपको जमींदारी मिली है, आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको 1 जनवरी 2025 को जमींदारी सौंपी गई और ये कहा गया कि ठीक 10 साल बाद आपको 1 जनवरी 2035 को अपना पूरा भैया यहाँ पर आपको ऐसा हर साल यहाँ पर जमा करने वाला था। तो इसको ऐसे समझते हैं कि 1 जनवरी 2025 को आपको दिया गया है जमींदारी और 1 जनवरी 2026 तक आपको टैक्स जमा कर देना है और 1 जनवरी 2026 के सूर्यास्त से पहले, शाम होने से पहले पहले आपको जमा करना है। जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही आपका सूर्यास्त हो जाएगा अगर आपने धन जमा नहीं किया है तो ये सूर्यास्त का सिद्धांत था कि अंतिम तिथि, जो कि दिसंबर की अंतिम तिथि मानी जाती थी, वहाँ तक अगर आपने धन जमा नहीं किया तो आपकी ज़िम्मेदारी छिन जाएगी और फिर वो किसी और को दे दी जाएगी। तो यहाँ पर लाभ की बात करें तो स्थायी एवं उच्च आय की प्राप्ति यहाँ होती थी। कंपनी को जमींदारी वर्ग के रूप में एक समर्थक वर्ग भी मिल गया था, क्योंकि इनको भी इसमें फ़ायदा था, किसानों का शोषण हो रहा था और इनको सुविधाएं भी अंग्रेज़ों की तरफ से मिल रही थी। तो ये भी खुश थे और अंग्रेज भी खुश थे और दोनों ने मिलकर किसानों को बहुत लूटा। अब इसके दुष्प्रभाव यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भू राजस्व की दर है वह अत्यधिक होने से किसानों का शोषण बढ़ रहा था। हम 1850, 40-50 के दशक से 1860 के दशक तक देखते हैं कि जो भू राजस्व की दर है वह 80% तक कई क्षेत्रों में चली गई थी। तो यहाँ पर अगर एक किसान 100 रुपये कमा रहा है तो उसको 80 रुपये तो सरकार को टैक्स में देना पड़ रहा है। यही कारण है कि इन असंतोषों के कारण भी 1857 का विद्रोह हम देखते हैं। अब भुखमरी और अकाल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और ब्रिटिश सरकार इन समस्याओं में कोई सहायता नहीं कर रही थी। भूमि का विखंडीकरण भी हो रहा था, भूमि का असमान वितरण यहाँ पर था और साथ ही साथ अनुपस्थित जमींदारी प्रणाली का विकास यहाँ पर हो चुका था। ये क्या थी? तो यही मैंने आपको बताया था कि सरकार ने इनको बोली कि भैया आपको 10 लाख रुपए टैक्स देने हैं, ठीक है,
10 लाख रुपए आपको टैक्स हमको लाकर देना है। तो अब यहाँ पर ज़मींदार सिर्फ 10 लाख वसूलेगा क्या? 10 लाख अगर वो वसूल कर कंपनी को दे देगा तो उसको फ़ायदा क्या होगा? तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल के तौर पर वसूल रहा है 12 लाख रुपए। ठीक है। अब जमींदार इतना प्रभावशाली हो गया है, वो खुद एक छोटे राजा की तरह जीवन जीने लगा है। तो अब क्या वो खुद के अधिकारियों के साथ जाएगा और घर घर जाकर टैक्स वसूलेगा? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उसने अपने से छोटे जमींदारों को नियुक्त कर दिया। तो एक कह सकते हैं कि एक जमींदार ब्रिटिश प्रशासन ने नियुक्त किया जिसके अंतर्गत 2-3 जिले आ रहे हैं। तो अब उसने क्या किया, अपने नीचे भी 2-3 जमींदार उसने नियुक्त कर दिया। अब यहाँ पर जो उप जमींदार है वह क्या करेगा कि उसको जमींदार ने 12 लाख रुपए वसूलने को कहा है। तो क्या वो सिर्फ 12 लाख रुपए वसूलेगा जबकि जमींदार उसको कोई सुविधा या कुछ राशि उसको दे नहीं रहा है? तो यहाँ पर वो वसूलेगा 14 लाख रुपए, यानी कि वो अपना प्रॉफिट निकालेगा। अब वो जो बड़ा जमींदार है उसके नीचे जो छोटा जमींदार है वो एक प्रकार से एक जिले का जिम्मेदार है। ठीक है। अब वो गांव-गांव के जो जागीरदार है या गांव के सरपंच वगैरह है उनके ज़रिए वह कर को इकट्ठा करेगा। तो जो छोटे जागीरदार हैं या गांव के सरपंच वगैरह हैं, मुखिया वगैरह हैं, वो भी अगर टैक्स वसूल रहे हैं तो वो भी अपना फ़ायदा निकालेंगे। तो इस तरह से जहाँ पर कंपनी 100 रुपये वसूल रही है टैक्स, कागज़ों में कह रही कि हम 100 रुपये वसूल रहे हैं टैक्स, वो टैक्स नीचे तक जाते जाते कितना हो जा रहा है, 160-170 रुपये हो जा रहा है। तो यही कारण है कि जनता जितना कमा नहीं रही थी उतना उसको देना पड़ रहा था, और इसके कारण अकाल और भुखमरी इस काल में हम ज़्यादा देखते हैं। अब ये जमींदारी प्रथा बाद में जाकर इसमें बहुत सारे सुधार भी किए जाते हैं। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त को देखते हैं तो 12 महल जो कि टीपू सुल्तान से 1799 के बाद में उससे जो प्राप्त होता है उसमें यह व्यवस्था लागू की जाती है 1792 में। 1792 की जो संधि होती है ना, सॉरी मैंने 99 बोल दिया, 1792 में जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें कंपनी को ये क्षेत्र प्राप्त होते हैं और उसमें ये व्यवस्था शुरू करते हैं। प्रायोगिक तौर पर कर्नल टॉड इसको शुरू करते हैं, कर्नल रीड इसको शुरू करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और फिर इसी को आधार बनाकर मुनरो रहता है, थॉमस मुनरो, वो 1818 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को शुरू करता है। और इस व्यवस्था में क्या था, तो इस व्यवस्था में भैया रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत किसको कहते हैं, तो रैयत कहते हैं किसान को। ठीक है। तो यहाँ पर रैयत किसको कहते हैं, यहाँ पर रैयत कहते हैं किसान को। तो ये उस तरह की एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो रैयत है वो सीधे यहाँ पर किसान देंगे। तो यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी में एल्फिंगस्टन द्वारा इसको शुरू किया जाता है और इस प्रणाली में समय समय पर सुधार होते गए और भूमि सर्वेक्षण का कार्य शामिल किया गया। भूमि सर्वेक्षण के लिए प्रिंगल 1828 को बम्बई प्रांत में नियुक्त किया जाता है और प्रिंगल ने भूमि सर्वेक्षण कर सुधार करवाए 1828 में, और प्रिंगल के बाद विंगेट 1840 ईस्वी में मुंबई प्रांत में भूमि सर्वेक्षण का सुधार करवाता है। इसमें क्या प्रावधान होते हैं कि भूमि का मालिक पंजीकृत रैयत किसको कहते हैं, किसानों को। तो यहाँ पर जो किसान रजिस्टर्ड हैं वो सीधे तौर पर टैक्स देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भैया किसानों का शोषण हो रहा, क्यों? क्योंकि मध्यस्थ वर्ग जो जमींदारी वर्ग है वो उनका बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मध्यस्थ वर्ग को हटा देते हैं, हम सीधे किसानों से वसूलेंगे। तो यहाँ पर ये गलती फिर करते हैं अंग्रेज लोग, इनकी लार हमेशा टपकती रहती है। तो यहाँ पर फिर से ये टैक्स की दर हाई रखते हैं, कहीं अकाल पड़ रहा है कहीं सूखा पड़ रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं रहता, इनको बस टैक्स से मतलब होता है। तो ये व्यवस्था भी यहाँ पर इसमें भी शोषण होता है। तो यहाँ पर हालांकि इसका उद्देश्य पढ़ने में ये बहुत अच्छी समझ में आती है, पर अगर आपकी टैक्स दर ही 50-60% होगी तो आप कितना अच्छी व्यवस्था बनाने ला। अंग्रेज खुद बोले कि भैया हम खुद किसान के घर जाकर वसूलेंगे और बड़े प्यार से उससे टैक्स लेंगे, तो भी क्या यहाँ पर शोषण रुक जाएगा? शोषण करने वाले खुद अंग्रेज हैं, वो तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, थोड़े उप शाखा है जमींदार वगैरह उनकी, कि भैया ये लोग लूट रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत लूट लेते हैं। लेकिन मुख्य किरदार जो है वो अंग्रेज है कि अंग्रेज खुद लुटेरे हैं, तो यहाँ पर शोषण तो होना ही है।
मध्यस्थ वर्गों को यह हटाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को लाते हैं और भूमि को क्रय विक्रय के योग्य बनाया जाता है। भू राजस्व की दर परिवर्तनशील रखी गई और 10 से 30 वर्ष बाद भूमि की समीक्षा की जाती थी और नई दर लागू की जाती थी। सार्वजनिक भूमि पर कंपनी का नियंत्रण रखा गया और इस व्यवस्था को उपयोगितावादी यानी कि यूटिलिटेरियन लेखकों व विचारकों ने समर्थन दिया। अब उपयोगितावादी एक प्रसिद्ध इतिहासकार और विचारक कौन है? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो यहाँ पर लगान का सिद्धांत देते हैं और जो इनका लगान का सिद्धांत था उसी के आधार पर रैयत बाड़ी व्यवस्था यहाँ पर लागू की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपयोगितावादी इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अब इस व्यवस्था को पितृसत्तावादी विचारकों का भी समर्थन था और ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र में यह लागू थी। और महलबाड़ी हो, रैयत बाड़ी हो या जमींदारी प्रथा हो, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी व्यवस्था लागू थी? तो वह यही रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू थी। इनका क्षेत्र कौन सा था? तो मद्रास प्रांत, बम्बई प्रांत, असम, बरार और कुर्ग जैसे क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अब देखो इसके लाभ क्या हुए। कंपनी को मध्यस्थ वर्ग यानी कि जमींदार का हिस्सा भी प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर भैया फायदा कंपनी का था, लोगों का नहीं। यहाँ पर क्या होता था, कंपनी व्यवस्थाएं बनाने में जमींदारों को हिस्सेदारी देती थी, अन्य कर्मचारियों को हिस्सेदारी देती थी, उससे कंपनी यहाँ पर बच गई। और किसानों को ये हुआ कि शोषण 10 लोग मिलकर कर रहे थे, उससे अच्छा है कि एक व्यक्ति शोषण कर रहा है। तो यहाँ पर कर की दर परिवर्तनशील होने से उत्पादन में वृद्धि का लाभ कंपनी को मिला और इस प्रणाली में भूमि के निजी स्वामित्व को स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप जो कृषि में पूंजीवादी व्यवस्था है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पर इस पूंजीवादी व्यवस्था को इसमें बढ़ावा मिलता है, यह हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके बाद में क्या होता है कि इसकी कुछ हानि भी होती है। कंपनी के कार्यभार एवं लागत में वृद्धि होती है और किसानों का शोषण होता है। क्यों? क्योंकि टैक्स भले ही आप सीधे किसानों से वसूल रहे हैं, लेकिन आपकी टैक्स की जो दर है वो तो कम नहीं हो रही ना। अगर वो कम हो जाए, अगर आप अच्छे से नियंत्रण करो तो ज़मींदार भी कहाँ से शोषण करेंगे भैया। लेकिन आप खुले तौर पर मुंह खोलकर पैसा मांग रहे हो तो फिर यहाँ पर शोषण तो होना ही है। लगान की दर उच्च होने से किसानों को शोषण बढ़ा और महाजन सूदखोर के ऋण जाल में किसान यहाँ पर फंसने लगे और ग्रामीण ऋणग्रस्तता की शुरुआत हम भारत के क्षेत्रों में यहाँ से देखते हैं। और फिर आप पुरानी फिल्में देखते होंगे तो यहीं पर होता है कि भैया लाला जी यहाँ पर टैक्स ले रहे हैं और लाला जी यहाँ पर उनसे ले रहे हैं उधार, और फिर पता चल रहा है कि हीरो की 2-4 पीढ़ियाँ टैक्स ही पटरी। कितने रुपए लिए थे? 500 रुपये लिए थे उधार इलाज के लिए और दे दिए 50,000 रुपये पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन उसके बावजूद वो 500 रुपये अभी जो मूल है वो अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है। फिर हीरो आता है, फिर हीरो लाला जी की टांग तोड़ के उनके हाथ में दे देता है, फिर वहाँ पर से लाला जी किस्सा ख़त्म होता है। तो यहाँ पर से जो सूदखोरी, जमाखोरी जैसी चीज़ें हैं और जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता जैसी चीज़ हम देखते हैं वो इसी समय से काफ़ी बड़े पैमाने पर शुरू होती है। महाजन और सूदखोर किसानों के शोषक वर्ग के रूप में उभरे और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़मींदार अब शोषण नहीं कर रहे हैं तो छोटे छोटे वर्ग यहाँ पर शोषण करने के लिए उभर गए और उभरे। इन्होंने किसानों की ज़मीनें हड़प ली और कृत्रिम जमींदार के रूप में उभरे। और साम्राज्यवादी विचारधारा के विरोधी इतिहासकारों के अनुसार रैयत बाड़ी बंदोबस्त क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरह एक शक्तिशाली जमींदार वर्ग अनुपस्थित था। अतः इस क्षेत्र में किसानों से सीधे संबंध स्थापित करना कंपनी की एक मजबूरी भी थी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जहाँ पर इन्होंने रैयत बाड़ी व्यवस्था स्थापित की वहाँ पर जमींदार वर्ग था ही नहीं। तो ये जमींदार वर्ग किसको बनाते? अगर ये कृत्रिम रूप से नए लोगों को जमींदार की तरह ट्रीट करते तो हो सकता था कि वो और ज़्यादा कंपनी को नुकसान पहुंचाते। जबकि हम बंगाल क्षेत्र में देखते हैं कि वहाँ पर जमींदार वर्ग पहले से ही अंग्रेज़ों के पहले से ही बना हुआ था। सिर्फ अंग्रेज़ों को उनसे संपर्क स्थापित करके उन्हें ज़मींदारी सौंपनी थी। जबकि इन क्षेत्रों में हम देखते हैं जहाँ पर रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू की गई वहाँ पर बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब थी और ज़मींदार वर्ग हमें वहाँ देखने को नहीं मिलता।
यही कारण है कि ये क्या करते हैं कि ये ऐसी व्यवस्था यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये एक लॉजिकल पॉइंट भी हमारे सामने यहाँ पर ये रखते हैं, जो साम्राज्यवादी विचारधारा के विरोधी इतिहासकार हैं वो ऐसा कहते हैं। अब महालवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं। तो महाल का मतलब होता है गांव। तो अब क्या हुआ कि जैसे देखो यहाँ पर जो जमींदारी व्यवस्था है, तो वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो स्थायी बंदोबस्त है उसमें तो ये कर रहे हैं कि एक बड़े जमींदार को ये टैक्स वसूलने का काम दे रहे हैं। रैयतवाड़ी में क्या कर रहे हैं, किसानों से सीधे तौर पर टैक्स ले रहे हैं, रैयत यानी किसान। उसी तरह महालवाड़ी व्यवस्था में ये क्या कर रहे हैं कि अब भैया हम जमींदार से टैक्स ले रहे हैं तो वो भी शोषण कर दे रहा है, हम सीधे किसानों से टैक्स ले रहे हैं तो उनका शोषण हो जा रहा है। तो अब हम यहाँ ऐसा करते हैं कि हर गांव में एक मुखिया होता है, एक सरपंच होता है। तो अब हर गांव के जो जमींदार है वो उस मुखिया के यहाँ पर टैक्स जमा कर देंगे और वो मुखिया हमारे पास टैक्स दे देगा, तो इससे शोषण करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर महाल यानी कि पूरा गांव, और जो गांव या ग्राम समूहों को महल कहा जाता था, और इनकी जो प्रमुख होती थी ग्राम सभा, और उसका जो प्रमुख होता था वो होता था ग्राम मुखिया यानी कि सरपंच। अब 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा रेगुलेशन 7 के माध्यम से इसको शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो आगरा और अवध क्षेत्र में ये शुरू होती है, और बाद में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के समय सुधार के साथ इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल के गवर्नर जनरल से, और 1828 से 1834 के आसपास इसका कार्यकाल रहता है। इसके समय की दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपको याद रहनी चाहिए, राजा राम मोहन राय का ये समय रहता है, और 1829 में राजा मोहन राय के दबाव में आकर विलियम बेंटिंक सती प्रथा पर रोक लगाते हैं। और 1834 में हम देखते हैं कि जो जो क्या बोलते हैं लॉर्ड मेकाले, वह शिक्षा का जो डिस्पेच लेकर आता है, और मेकाले की जो शिक्षा पद्धति रहती है वह आज भी भारत की शिक्षा पद्धति पर छाप छोड़ती है। तो यहाँ पर मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में आगे चलकर ये इस महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करते हैं, और मार्टिन बर्ड उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। कौन? मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड क्या माना जाता है? उत्तर भारत में भू राजस्व पद्धति का संस्थापक। अब क्षेत्र की बात करें तो मध्य भारत, पंजाब, गंगा घाटी और उत्तर पश्चिम प्रांत में ये लागू किया जाता है। और जो आज का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह है वहाँ पर ये व्यवस्था लागू की जाती है। तो ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्र इसमें लागू होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त वह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में लागू रहती है, और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह 51% क्षेत्र में, और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है ये 30% क्षेत्र में लागू रहती है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब इसका उद्देश्य क्या था? कंपनी का कार्यभार और राजस्व वसूली लागत को कम करना इसका उद्देश्य था, और साथ ही साथ ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बनाए रखना भी इसका एक उद्देश्य था। ब्रिटेन में बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण हेतु अनाजों की उपलब्धता को बनाए रखना भी इसका एक उद्देश्य था। अब इसके कुछ प्रावधान देखते हैं। तो इस व्यवस्था में कंपनी ने महाल यानी कि गांव या गांव के जो समूह होते हैं उनके साथ राजस्व का करार किया कि भैया अब इतने गांव तुम्हारे अंडर है, ये 50 गांव तुम्हारे अंडर है, अब तुम 50 गांव का टैक्स हमको लाकर दोगे। ठीक है। तो इस तरह से ग्राम सभा को भू स्वामी बनाया गया, और ग्राम सभा का उत्तरदायित्व था कि वह टैक्स यहाँ पर लाकर दे। अब राजस्व वसूली के लिए गांव के मुखिया, जिसे लंबादार कहते थे, को राजस्व वसूली हेतु उत्तरदायी बनाया गया। किसको? सरपंच को। अब इस प्रणाली में किसानों का सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय किया गया, और इस व्यवस्था को मानचित्रों और पंडियों यानी रजिस्टरों का भी इसमें प्रयोग किया गया। साथ ही साथ भूमि को क्रय विक्रय योग्य इसमें भी बनाया गया, अन्य व्यवस्थाओं में भी हमने देखा था। और सार्वजनिक भूमि कंपनी के अधीन थी, जो कि पहले भी थी। किसानों पर कर की दर तीनों प्रणालियों में सर्वाधिक थी।
यानी कि तीनों प्रणालियों में सबसे ज़्यादा दर किसानों से किस प्रणाली में वसूली गई, तो वह इस माहलवाड़ी व्यवस्था में वसूली गई। तकरीबन 66% तक ये टैक्स वसूलते हैं। तो सोचो, ये भले ही व्यवस्थाओं को आसान बना दे रहे हैं, लेकिन ये वसूल कितना रहे। आज भले ही सरकार कह दे कि भैया जो जीएसटी है वो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी मकान टैक्स वगैरह जो हैं वो खुद नगर निगम के कर्मचारी आपके घर में आएंगे, गांव के कर्मचारी आपके घर में आएंगे और आपके घर से ही आपको वसूलेंगे। और अगर आप अच्छे से टैक्स दे रहे हो तो आपको एक लॉलीपॉप भी देंगे 2 रुपये वाली। तो अब यहाँ पर कहोगे भाई ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर वो आपसे कहेंगे कि भाई आपकी जो इनकम है उसका 80% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है तो आपको 8,000 रुपये टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा और ये अनिवार्य है। तो भैया आप बोलोगे कि लॉलीपॉप रखो अपने पास में, हम टैक्स यहाँ पर दे ही नहीं रहे और हम यहाँ पर विद्रोह कर देंगे। तो यहाँ पर भैया कुछ ऐसा ही था, क्योंकि अगर किसान 66% टैक्स देगा तो फिर अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा, अपना परिवार कैसे पालेगा। और किसान है तो उसको अगली फसल के लिए लागत भी तो लगानी है। फिर लागत लगाने के लिए वह सूदखोरों के पास में जाएगा, उनसे टैक्स लेगा और उनसे ऋण लेगा और वह लोन कभी ख़त्म होने वाला होता नहीं है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वह लोन चलते जाता है। क्योंकि किसान शिक्षित तो थे नहीं। अगर उनसे किसी साहूकार ने कहा कि भैया तुमने 1,000 रुपये टैक्स लिए हो और अब इसका ब्याज 10,000 रुपये महीना लगेगा, तो मान लेता था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और बहुत पीढ़ी तक यह चलता रहता है आगे भी। तो यहाँ पर ये व्यवस्थाएं, भले ही इनका ढांचा पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन ये शोषणकारी थी। कर की दर परिवर्तनशील ये रखते हैं यहाँ पर भी, और 10 से 30 वर्ष बाद समीक्षा करके बदलने की बात करते हैं। यह प्रणाली उत्तर भारत में पहले से प्रचलित प्रणाली के समान थी। और इसका दोष क्या था कि कर बहुत ज़्यादा, यानी कि टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल रहे हैं। और गाँव की मुखिया या लंबदार, अब देखो यहाँ पर जिसको भी आप नियंत्रित करने के लिए लगा रहे हो, अगर आप उसमें बराबर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो भाई वही है कि बिला लगाम का बैल वो बन जाएगा और इधर उधर भागेगा। तो ऐसा ही जमींदारों के साथ था, ऐसा ही रैयत के अधिकारियों के साथ था, और ऐसे ही यहाँ पर जो महाल है उनके साथ है। तो इन पर पूरा कंट्रोल नहीं है ब्रिटिश प्रशासन का, उतना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटकर ब्रिटेन ले जाना चाहता है। उसको ये थोड़ा है कि हमको जनता का कल्याण करना है, हमको नहर नदियाँ नाले ये बनवाने हैं, हमको अच्छी क्वालिटी के बीज हो रहा है क्या नहीं, बाकी सब देखना, जैसे आज की गवर्नमेंट देखती है, जैसे पहले के राजवंश वगैरह देखते थे, मुगल देखते थे। तो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ टैक्स से मतलब, इनको बस इतना मतलब है कि इस तारीख तक टैक्स आ जाना चाहिए, भले ही तुम किसान का गला काट के लाओ। इसलिए शोषण यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये व्यवस्था हमने यहाँ पर तीनों टैक्स की जो प्रणालियाँ हैं वो हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब लगे हाथ यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि ब्रिटिश काल में कृषि का वाणिज्यीकरण किस तरह से हुआ। कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या मतलब है कि भैया खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नगदी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करवाना। अब खाद्यान्न फसलों में क्या आती है, जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह, ऐसी फसलें जिनको